तो इसका मतलब है कि आपके पूरे जीवन को, एक इंसान के पूरे जीवन को कौन नियंत्रित करता है, कौन डिसाइड करता है कि आप किस तरह जियोगे, किस तरह खाओगे। बांटने के चक्कर में आपसे इतिहास को खत्म करके इस हिंदुस्तान को, इस भारत को बांटना चाहता है, जबकि यह हिंदुस्तान किसी का बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यह हिंदुस्तान हम जैसे जनताओं का हिंदुस्तान है। यह हिंदुस्तान जब यहाँ शासन करते थे, इस हिंदुस्तान को आजादी कराने के लिए हमारे पुरजवार के लोग, चाहे कि आप जो ऐसी गंदी राजनीति करते हैं, ऐसी गंदी राजनीति ना कर करके हम इस अवाम के लिए काम करें। अरे भाई, आपको नजर नहीं आ रहा है काम क्या है? मेरा देश विकसित कैसे होगा? क्या हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर करके मेरा देश विकसित होगा? नहीं, मेरा देश तो खाई में जा रहा है। मेरा देश विकसित होगा कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, यहाँ इंडस्ट्रियल कारखाना कैसे हो, ताकि यहाँ के गरीब जो प्लान कर रहे हैं दूसरी जगह, यहाँ रोजगार हो, उसके लिए राजनीति होनी चाहिए। मैं खास करके पूर्व आईपीएस लांडे जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस किशनगंज क्षेत्र को, इस सीमांचल क्षेत्र का भ्रमण हो रहा है। यहाँ हम लोग न किसी हिंदू मुस्लिम का राजनीति करते हैं, हम लोग सिर्फ आपस में भाईचारगी का पैगाम देने का काम करते हैं। और आपसे हम लोग को उम्मीद है कि आप जिस तरह से अपना नाम इस क्षेत्र में फैलाए हैं, आपको आशाएं हम लोगों को सीखने का कुछ मौका है आपसे, इसलिए आप अपने वक्तव्य इंशाअल्लाह जरूर रखेंगे। इन चंद बातों के साथ मैं तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। इसी चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे पूर्व मुखिया जनाब हसनैन अहमद साहब। हमारे बीच मौजूद है ग्राम पंचायत दहर के माननीय मुखिया श्री गुलाब अहमद साहब और हमारे कोचा धमन के नौजवान मुखिया सरफराज आलम साहब, बिशनपुर पंचायत के भाभी मुखिया सूरज रजक जी। मैं तमाम अभी एक बात जो बोली गई कि यहाँ जो भी नेता है जिनको भी हमने जितवाया वो बाद में काम नहीं किया, आप बता रहे थे। तो मैं यहाँ सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो भी सुन रहे हैं, मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं युवाओं में से नेता बनाने आया हूँ। मैं माध्यम बनने वाला हूँ युवाओं के लिए। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि मुझे एमपी एमएलए बनना है या कुछ मंत्री बनना है। तो एक सवाल आता है कि आईपीएस की नौकरी क्यों छोड़ी? नाम था, शोहरत था, सारी चीज़ थी, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, आगे और जिंदगी थी। 15 साल तक आराम से बैठ के दिल्ली में नौकरी कर सकता था, बाकी एजेंसीज में नौकरी कर सकता था। तो नौकरी क्यों छोड़ी? तो आप सबका एक नाम है, जैसे फराग भाई का नाम है फराग आलम, वैसे मेरा एक नाम है शुभदीप। तो जो शुभदीप ये नाम है मेरे माता पिता ने दिया मुझे। नाम तो आपके माता पिता आपको देते हैं, लेकिन उस नाम को जो वजूद देता है, जो पहचान देता है, वो आपका कर्म देता है। जो आप कर्म करते हो वो आपके नाम को एक अहमियत देता है। तो मुझे शुभदीप लांडे करके जो दुनिया को पहचान दी है, इस बिहार के धरती ने दी है, जहाँ पे मैंने निस्वार्थ होकर काम किया है। तो मेरा ये कर्ज जो है इस धरती का मेरे ऊपर है। मैं अगर आगे चल के अपने खुद के लिए प्रमोशन लेता, एडीजी लेता, आगे की प्रमोशंस लेता था और ज़िंदगी जीता था, तो ये होता था कि मैं अपने आप के लिए जी रहा हूँ, खुद के लिए जी रहा हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हूँ।
लेकिन जब मैंने बिहार की दशा और दिशा देखी आने वाले 10-20 साल में क्या हो सकती है, तो मुझे लगा नहीं, अगर मैं खुद के लिए जीऊँगा तो इस धरती के साथ मेरी एहसान फरामोशी होगी। तो एक कर्ज उतारने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। बहुत लोगों ने समझा है कि बिहार है, वहाँ कुछ भी कर लो, जिस दिन वोटिंग होता है उस दिन जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोटिंग होता है, आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने बोला नहीं, मुझे आज जैसे बताया कि फेसबुक का सिर्फ पोस्ट देख के युवा मिलने आ गए, मुझे यहाँ के युवाओं पे भरोसा है, उनमें बदलाव की एक सोच है, उनमें क्रांतिकारी एक ज्वाला है, तो मैं करूँगा। तो रिजाइन करने के बाद और मैंने पॉलिटिकल पार्टी क्यों फॉर्म की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राजनीति गलत है, जो नेता होते हैं वो गलत होते हैं, राजनीति भ्रष्टाचार होता है। राजनीति को गाली दे के नहीं चलने वाला। अब आप चश्मा पहने हुए, आपके जेब में मोबाइल है, तो इस पे भी टैक्स है, जीएसटी है, डिफरेंट टाइप के टैक्स है। आप जो कपड़ा पहनते हो अंदर में, उसमें भी टैक्स है। आप जाते हो खरीदते हो तो उसमें भी टैक्स होता है। आप सवेरे उठते हो, दातुन करते हो, उसमें भी टैक्स होता है। यहाँ तक आप जो खाना खाते हो उसमें भी स्कीम्स होती है, टैक्स होता है कि महंगा होगा, सस्ता होगा, जैसे महंगाई की बात की थी। आप सोने तक, जब सोते हो बिजली का बल्ब बंद करते हो तो बिजली का एक बिल होता है, कितना बिल आना चाहिए, कितने देर तक बिजली होनी चाहिए। आप रास्ते पे चलते हो, उसमें भी टोल पड़ता है, और रास्ता गंदा है, खराब है, अच्छा है, ये भी कौन डिसाइड करता है, ये भी कोई डिसाइड करता है। तो इसका मतलब है कि आपके पूरे जीवन को, एक इंसान के पूरे जीवन को कौन नियंत्रित करता है, कौन डिसाइड करता है कि आप किस तरह जियोगे, किस तरह खाओगे, किस तरह से आप खरीदोगे। महंगी चीज़ तो आप खरीद नहीं पाओगे, अगर सस्ती होगी तो खरीद पाओगे। तो ये करता है सरकार। और संसदीय लोकशाही में जैसा वहाँ संसद होता है वैसे स्टेट पे होता है विधानसभा। तो जब तक जो कुछ करने वाले, सोचने वाले युवा लोगों के प्रतिनिधि बन के विधानसभा में नहीं जाएंगे, एमएलए नहीं बनेंगे, एमपी नहीं बनेंगे, लोगों के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक बदलाव नहीं होने वाला है। तो आप ये निकाल दीजिए कि राजनीति एक गंदी चीज़ है। आपको अच्छे युवाओं को, एजुकेटेड युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, ताकि समाज का परिवर्तन हो जाए। क्योंकि परिवर्तन वहीं से होगा, वहीं से योजनाएं होती है, वहीं से पैसा होता है, वहीं से सब इम्प्लीमेंटेशन होता है। और मैं जो निकला हूँ यहाँ पे, तो मैंने एक पाया है कि आप लोग वोट करते हो, आप लोग वोटिंग करते हो, वोटिंग के दिन वोट करते हो। तो वोट करने के बाद क्या है, आपका वोटिंग का आपका अधिकार है, ये आपका राइट है, राइट आपका अधिकार है। जिस दिन आप वोट करते हो ना, उस दिन आप अपना अधिकार उस प्रतिनिधि को देते हो, जो आपका एमएलए बनता है, एमपी बनता है, उनको देते हो। तो आने वाले 5 साल में जब आपने अधिकार दिया, तो ये आपका अधिकार है, जो आपका एमएलए एमपी है उससे पूछने का कि मेरा ये काम है, ये काम कीजिए, मेरी ये विभाग की ये समस्या है, इसको आप असेंबली में उठाइए, पार्लियामेंट में उठाइए, इसके लिए पैसा लाइए, इम्प्लीमेंट कीजिए और हमको सहूलियत दीजिए। तो यहाँ सब ये है, ये लोग भूल चुके हैं, बस वोटिंग के दिन वोट करते हैं और अधिकार को भूल जाते हैं। तो मुझे युवाओं में वो जोश पैदा करना है कि भाई अगर आप वोटिंग दे रहे हो, जो आपका प्रतिनिधि है उसको आप सवाल भी पूछ सको। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी के मेरे 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सबसे जो पहला मैंने रखा है, जिसमें मैंने पुलिसिंग भी मेरी जो हुई है, सबसे पहला इंसानियत। मेरे पार्टी से जुड़ने वाले युवा या कोई भी जो भी जुड़ना चाहता है, उसके लिए कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रिलीजन नहीं है, उसका एक ही धर्म है, वो इंसानियत। क्योंकि मेरे सामने भी जब भी आता था, जब मैं एसपी था, डिफरेंट पोजीशंस पे था, तो मेरे ऑफिस के दरवाजे का जो दरवाजा होता है वो मैं निकाल देता था, एक पर्दा रहता था, पर्दा हटा देता था। जैसे ऑफिस में बैठा था, बहुत सारे लोग सीधे दिख जाते थे मुझे कौन मिलने आया, मैं सीधा उनको अंदर बुलाता था, उनकी समस्या सुनता था। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरे जो सवाल लेके आया है वो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जाति वाला है, अगड़ा है, पिछड़ा है। मुझे सब दिखाई दिया कि उसकी समस्या क्या है और मैं इस समस्या का निजात कैसे कर सकता हूँ।
तो मैंने तो हमेशा सामने वालों को इंसान के तौर पे ही देखा है, और इंसानियत का जो मुझे धर्म बोलता है वही मैंने किया है। तो मेरा पहला प्रिंसिपल वही है, इंसानियत। दूसरा है न्याय। मैंने हमेशा न्याय, जब सिस्टम में था, व्यवस्था में था, तब दिलाने की कोशिश की है। सारे लोग गवाह हैं यहाँ पे, जहाँ जहाँ मैंने काम किया है। और उस न्याय दिलाने के लिए मैं सारी हदें पार कर जाता था। कहीं से भी दबाव नहीं सुनता था, किसी की पैरवी नहीं सुनता था, किसी पर अन्याय नहीं होने दिया मैंने मेरे जुडिक्शन में, जब भी मेरा जो क्षेत्र है। तो और तीसरा जो है वो है सेवा। और सेवा जो है वो अनमीन सर्विस, जो मैंने पुलिसिंग में की, निस्वार्थों की सेवा दी है। निस्वार्थों की सेवा दी है, इसीलिए अलग भाई सब लोग यहाँ पे आ गए। सब लोग एक अच्छे से मुझे देखते हैं। और आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते हो कि दिखावा करोगे कि मैं अच्छा हूँ, ये हूँ, और बाद में पीछे दोगलापन नहीं चलता है। लोग एकदम होशियार होते हैं, ट्रांसफर समझ जाते हैं उसका फेस देख के, उसकी एक्टिविटीज देख के कि आदमी कैसा है। तो लोगों ने मुझे देखा है, जैसा मैं अंदर हूँ वैसे ही मैं बाहर हूँ, सबके लिए एक ही हूँ। और अभी मैं निकला हूँ युवाओं को बनाने के लिए, क्योंकि अभी विधानसभा की बात कर लीजिए, कितने लोग हैं यहाँ पे युवा? 1.5 से 2% लोग हैं 243 में से। 243 जो सीट है उसमें आपको 8-10 लोग दिखेंगे जो युवा है। लेकिन वो भी युवा कौन है? वो युवा वही है जिसके दादा परदादा MP MLA रहे, मंत्री रहे। अरे भाई, जो जिसमें जोश है, जिसमें टैलेंट है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसको मौका नहीं मिलना चाहिए क्या? और जब ऐसे युवा मैं देखता हूँ, मैंने पुलिसिंग में भी देखा है, जैसा ऐसा कोई युवा दिखता है मुझे कि नहीं, इसमें समाज के लिए करने की कोई चाहत है, ये एक्टिव है, तो उस पर आप जो इस्टेब्लिश पॉलिटिशियन है, इस्टेब्लिश लोग हैं, वो कोई 2-4 केस डलवा देंगे, किसी कांड में अटका देंगे, कोर्ट के चक्कर मारते बैठेगा और अपने आप ही बेचारा विड्रॉ कर लेता है कि नहीं, अभी ये राजनीति जो है मैं नहीं करना चाहता हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी जीना ये सही है। तो आप ये यकीन मानिए कि जो भी हिंद सेना से जुड़ेगा उसकी लड़ाई सूर्य पांडे लड़ेगा। और मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हुई, यहाँ पे सबको बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्या हुआ कि मैं 2 महीना पहले पूरा घूमा बिहार। रेजिग्नेशन मेरा एक्सेप्ट होने के बाद पूरे बिहार में घूमा। एक रन फॉर सेल्फ प्रोग्राम चला जिसमें मैं मॉर्निंग में दौड़ता था 500,000 युवाओं के साथ में 8 से 10 किलोमीटर। क्योंकि इस रेंज में तो नहीं आ पाया, बाकी सारे बिहार के रेंज में मैं दौड़ा हूँ। और मैं दूर दराज क्षेत्र में जब जाता था, जहाँ जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा, जहाँ पे कोई इंडस्ट्री बनी है, जैसा कि 1904 में एक शुगर इंडस्ट्री बनी थी मडोरा में, सारण में, वहाँ पे भी गया मैं, शुगर इंडस्ट्री गया, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज थी पहले, यहाँ पे उद्योग थे। ऐसी क्या बात हो गई भाई कि 60 के दशक के बाद यह उद्योग गायब हो गए और आज हम इसी इस पे। तो मैंने एक बात देखी कि गांव के गांव खाली है। गांव में आपको दिखेंगे बुजुर्ग दिखेंगे, महिलाएं दिखेंगी और बच्चे दिखेंगे। जो युवा पीढ़ी है वो गायब है, बाहर काम करने के लिए जा रही है। उसके लिए क्या समस्या का समाधान होगा, ये भी सोचना है। तो जब मैं वहाँ घूमा तो मुझे 2 बातें सबसे अहम लगी। एक तो पहली बात है कि जो बुनियादी सेवाएं जो सरकार को देनी चाहिए थी वो वहाँ तक पहुँची नहीं है। और दूसरी है, जो भी अभी सुन रहे हैं सबने मान लिया कि ये हमारी किस्मत है, ऐसे हमको जीना है, यही हमारे लीडर्स है और इसी तरह हमको वोट करना है और यही हमारी किस्मत है। तो मेरे दोस्तों, ये आपकी किस्मत नहीं है, आपको जागना पड़ेगा। और जागना तब पड़ेगा अगर सही में आप जगह सोए हो तो जागना पड़ेगा। और मेरे पार्टी का नाम जो हिंद सेना रखा है, तो मैं हमेशा जब भी मैं सैल्यूट करता हूँ, हमारे प्रोफेशन में तो जय हिंद बोलते हैं। तो हिंद मीन्स भारत, मेरे रग रग में खून में भारत है, तो उसका मीनिंग वही है। और मैं सेना इसलिए रखा हूँ कि मैं युवाओं के जो एक जवान है उनको क्रिएट करना चाहता हूँ, उनको इस संस्था के साथ जुड़ाना चाहता हूँ, उनको आगे लाना चाहता हूँ। तो जो भी युवा परिवर्तन देखना चाहते हैं, एक बदलाव देखना चाहते हैं। और एक बात है कि ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबी चलने वाली लड़ाई है। और मैदान छोड़ने वाले में से मैं नहीं हूँ। मैं आने वाले 10 साल लगे, 20 साल लगे, यहाँ से युवा पीढ़ी बना के ही जाऊँगा। तो आप सब लोगों का शुक्रिया, इतने कम समय में अलग भाई ये लोग आ गए। वैसे मैं तो ब्यूरोक्रेट हूँ, अब भाषण देने का अभी मुझे वैसे आता भी नहीं है कि किस तरह से करना, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता से मैं बोल रहा हूँ लोगों के लिए।
और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं लोगों से मिलके इसलिए मिल रहा हूँ कि मुझे समझ आया। मैं कल कटिहार के यहाँ गया था, सालमारी गांव में गया था। तो हालांकि जो उच्च शिक्षा की जो बात करें तो मुझे पता नहीं कि शिक्षा में क्या इशू है। 60 लाख जो लड़के यहाँ पे यंगस्टर से वो डिग्रियाँ लेके बैठे हुए, जॉब नहीं, 60 लाख बिहार में। उसके साथ साथ ये है कि जो सेमिस्टर चल रहा है हायर एजुकेशन का, डिग्री का जिसका एडमिशन हुआ वो 8-8, 10-10 महीने, यानी 3 साल की डिग्री, 4 साल की डिग्री आपको 6 साल 7 साल लग रहे हैं मिलने में। लेकिन वहाँ जाने के बाद एक मुझे एक अलग से वो, जब वो लोगों से, ये यंगस्टरों से इंटरेक्ट करता तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है। यानी बहुत सारे लोगों का कॉलेजेस इतने कम है डिग्री के। मैं तो बहुत सारे ऐसे विधानसभा के क्षेत्र देखे बिहार में जहाँ पे डिग्री कॉलेज तक नहीं है। तो ठीक है, आप 12वीं तक पढ़ाने के बाद क्या करोगे? और सबसे अच्छी बात यही है कि मैं शिक्षा की वजह से आपके सामने हूँ। मैं भी निचले परिवार से आया हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई के बदौलत आपके सामने हूँ। पढ़ाई के बदौलत मैं ये आज सोच रहा हूँ। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। तालीम के बगैर कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, आप यहाँ यकीन मानिए। और तालीम के लिए जो कुछ हो सकता है, जो कुछ हो सकता है अपने बच्चों के लिए वो कीजिए। तो अब ये सफ़र शुरू हुआ है और मैं आते रहूँगा और स्पेशली युवाओं को अपील करूँगा कि देखिए भाई, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। जैसे मैं देख रहा हूँ सब लोग जान रहे, तो आपको आपकी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा और हो सके तो हमारे हिंदू समाज से जोड़ना पड़ेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।